Hi guys, welcome back again to my YouTube channel that is The Man Classes। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। कल सेंटेंस एंड इट्स टाइप में पढ़ा रहा था, आज वही टॉपिक कंटिन्यूज है। तो सेंटेंस पढ़ाते पढ़ाते कई बार एक शब्द का प्रयोग मैंने किया था कल, वो था फाइनाइट वर्ब। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी व्हाट फाइनाइट वर्ब इज थ्रू व्हाट्सएप। तो मैंने सोचा कि पहले आज फाइनाइट वर्ब भी क्लियर करते हैं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि बिना किसी फाइनाइट वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। बच्चों को वर्ब पता था, फाइनाइट वर्ब उन्हें कंफ्यूज कर रहा है, तो लेट अस नो व्हाट फाइनाइट वर्ब इज। तो फाइनाइट वर्ब की यदि हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है सीमित क्रिया। जब तक किसी फाइनाइट वर्ब का यूज नहीं होगा तब तक सेंटेंस की रचना नहीं हो सकती है। तो फाइनाइट वर्ब को पहले डिफाइन करते हैं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या फिर टेंस के बदलने के साथ साथ बदल जाए, प्रभावित हो जाए, वही होता है फाइनाइट वर्ब, जिसकी हिंदी होती है सीमित क्रिया। और वह वर्ब जो अपने कर्ता के पर्सन, नंबर या फिर टेंस के बदलने के साथ साथ ना बदले, वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वर्ब के ओरिजिनली टू ही फॉर्म होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस की रचना नहीं हो सकती। तो मैंने बताया ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या फिर सेंटेंस के टेंस के बदलने के साथ साथ बदल जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अफेक्टेड, वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, वह कल खेलने जाएगा। वह कल खेलने जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक साधारण सा अनुवाद है, लेकिन इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो फाइनाइट वर्ब वह होता है जो अपने कर्ता के पर्सन, नंबर या फिर टेंस के बदलने के साथ साथ, पूरे सेंटेंस के टेंस के बदलने के साथ साथ जो प्रभावित हो जाए, वही फाइनाइट वर्ब होता है। मैंने एक अनुवाद लिखा, वह कल खेलने जाएगा। तो इसका अनुवाद करते हैं। ही, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट लिखने के बाद हम रिवर्सिबल वे में चलते हैं। जैसे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ही, तो फिर अब हम इधर से आएंगे। ये तरीका होता है हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। तो वह कल खेलने जाएगा सिंपली फ्यूचर इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है। तो ही विल गो टू प्ले टुमारो। He will go to play tomorrow। वह कल खेलने जाएगा। मैंने देखा इसमें सब्जेक्ट है he। इस वाक्य में पूरे दो वर्ब्स हैं। पहला वर्ब है will go, दूसरा वर्ब है to play। अब हम इस वाक्य में सब्जेक्ट का नंबर बदलें या फिर टेंस बदलें, फिर देखें कि कौन सी क्रिया है जो प्रभावित हो रही है। सपोज मैंने इसी वाक्य का टेंस बदल दिया, वह कल खेलने गया था। पास्ट इंडेफिनिट का एक छोटा सा सेंटेंस, वह कल खेलने गया था। मैंने बताया फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है
जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर या फिर टेंस के बदलने के साथ साथ प्रभावित हो जाए। मैंने पूरे वाक्य का टेंस बदल दिया। ये फ्यूचर था, फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये था पास्ट इंडेफिनिट। तो अब इसका अनुवाद करते हैं। हो गया ही वेंट टू प्ले yesterday। अब वही वर्ब इसमें भी है। अब यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट था टेंस, तो विल गो था। अब जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, गो का वेंट हो गया, तो कौन सी क्रिया बदल गई? गो। मैंने वाक्य का टेंस बदला, लेकिन टू प्ले ही है, और ये हमेशा रहेगा। किसी भी टेंस में ले जाओ, कोई भी सब्जेक्ट ले आओ। यही होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने कर्ता के पर्सन तथा नंबर या फिर वाक्य के टेंस के बदलने के साथ साथ गेट्स अफेक्टेड, टोटली बदल जाए, तो वो होता है फाइनाइट वर्ब। और जो ना बदले वो है नॉन फाइनाइट। पहले वाक्य में विल गो फाइनाइट वर्ब है, टू प्ले नॉन फाइनाइट है। दूसरे में वेंट फाइनाइट है, टू प्ले नॉन फाइनाइट है। तो यही होता फाइनाइट वर्ब। अब जब मैं रिस्पेक्टिवली क्रमशः सारी वीडियोस बनाऊंगा, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो जब वहां पे वर्ब आएगा तो मैं पूरा बोर्ड वर्ब के स्ट्रक्चर से भर दूंगा। वहां पे सारे वर्ब्स कितने होते हैं मैक्सिमम, मैं सारे वर्ब्स बताऊंगा। यहां पे बस थोड़ा सा बता दिया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। वह वर्ब जो अपने कर्ता के पर्सन तथा नंबर या फिर वाक्य के टेंस के बदलने के साथ साथ बदल जाता है, वो होता है फाइनाइट वर्ब। जो नहीं बदलता वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहां पे बस इतना ही जान लो कि फाइनाइट वर्ब यही होता है जो अपने कर्ता के पर्सन तथा नंबर या फिर वाक्य के टेंस के बदलने के साथ साथ बदल जाए। तो यही होता है फाइनाइट वर्ब। फॉर मोर डिटेल वेट माई नेक्स्ट वीडियोज। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार बताया था असर्टिव, दूसरा प्रकार बताया था इंट्रोगेटिव, तीसरा प्रकार बताया था इंपरेटिव। और ये बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का भाव होता है, और ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे जब पॉजिटिव होंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस जब निगेटिव होते हैं तो वो डोंट या फिर नेवर प्लस V1, डोंट प्लस V1 या फिर नेवर प्लस V1। स्ट्रक्चर ये हो जाता है जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होते हैं। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। मैंने बताया था इंपरेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं जब पॉजिटिव होते हैं। जब निगेटिव होते हैं तो उनके पहले डोंट लगा होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर इसी को पॉजिटिव करना हो तो क्या लिखोगे? डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब मी। तो जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव होता है। और जब डोंट लगाओ फर्स्ट फॉर्म के पहले तो इंपरेटिव भी होता है, निगेटिव होता है। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होगा, सिर्फ नहीं के लिए डोंट का यूज होगा। तो ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का भाव होता है। अब क्या ये इतने होते हैं इंपरेटिव? नहीं, इंपरेटिव कुछ जब आप नरेशन पढ़ोगे तो वहां पे डिटेल जानोगे। इंपरेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो देखने में तो लगते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। देखने में लगेगा कि ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन वास्तव में वो इंपरेटिव होता है। कुछ वाक्य देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, इन आउटवर्ड से यू कैन से, तो देखने पर वो लगते हैं कि ये दूसरे हैं, लेकिन वास्तव में वो रहते नहीं। देखने में इंट्रोगेटिव और रियलिटी में इंपरेटिव होते हैं। और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग हुआ रहता है वुड यू प्लीज या वुड यू लाइक, या फिर कुड यू प्लीज या फिर कुड यू लाइक। वाक्य की शुरुआत वुड या कुड से होगी, वाक्य के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी होगा, लेकिन वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक या कुड यू प्लीज, कुड यू लाइक से सेंस क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट का।
विनम्र निवेदन का बोध होता है, विनम्र निवेदन का बोध होता है। इसलिए अगर सेंटेंस की शुरुआत में वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक, कुड यू प्लीज या कुड यू लाइक का प्रयोग हुआ है तो मत समझिए कि वो इंट्रोगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेवर। वो उस वाक्य से पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, वुड यू गिव मी ए चांस, क्या आप मुझे एक मौका देंगे। अब यहां पे शुरुआत में वुड मैंने बताया था, वुड यू लाइक या वुड यू प्लीज, मैंने प्लीज नहीं लिखा है, प्लीज लास्ट में भी लिख सकते हो। वुड यू गिव मी ए चांस प्लीज। तो वाक्य में अगर वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक या विल यू प्लीज, विल यू लाइक या फिर कुड यू प्लीज, कुड यू लाइक का प्रयोग हुआ हो, वाक्य के लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क हो, तो वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होता है, वो वाक्य हमेशा इंपरेटिव होता है। ऐसे वाक्य से पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो ये सेंटेंस का तीसरा प्रकार था, इंपरेटिव। अब बढ़ते हैं सेंटेंस के अगले प्रकार की तरफ। बढ़ते हैं सेंटेंस के अगले पार्ट की तरफ। सेंटेंस का जो चौथा प्रकार होता है, चौथा प्रकार होता है ऑप्टेटिव। सेंटेंस का चौथा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब इच्छा सूचक वाक्य। कैसे वाक्य होते हैं ये? ऐसे वाक्य होते हैं जिससे विश, कर्स मतलब अभिवादन, नमस्कार, बधाई इत्यादि का बोध हो, तो वाक्य क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम पहचानते कैसे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को? ऑप्टेटिव सेंटेंस मोस्टली starts with may and be put exclamation mark at the end of the sentence। जैसे मैंने वाक्य लिखा, may you live long, आप दीर्घजीवी हो, may you live long। तो ऐसे वाक्य जिसमें विश, कर्स इत्यादि का बोध हो, मनोकामना का बोध हो, सिंपली मनोकामना का बोध हो, किसी के लिए विश कर रहे हो, किसी के लिए कर्ष कर रहे हो, ऐसे वाक्य जिसमें इनका बोध हो, वो क्या होते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस हमेशा में से शुरू होते हैं, हमेशा नहीं, मोस्टली वो में से ही शुरू होंगे, और वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्यों होता है? क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट है, इसीलिए किसी किसी बुक में देखने को मिलता है सेंटेंस सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। जहां पर मिले सेंटेंस सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं, वहां पे चौथे प्रकार में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों मिक्सअप होंगे, और जहां पे 5 प्रकार होता है वहां पे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी ये अलग अलग होंगे। तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मोस्टली इसमें क्या होता है? विश होता है, कर्ष, किसी को कहा जा रहा है मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो, ये उसके हित के लिए, उसके लिए विश किया जा रहा है। अभी किसी को कह दिया जाए मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, मे यू ब्रेक योर नेक, जाओ तुम्हारी गर्दन टूट जाए। तो यहां पर मे का प्रयोग हुआ, यहां पर मे का प्रयोग हुआ, यहां पर मे का प्रयोग हुआ, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये वाक्य ऑपरेटिव सेंटेंस है। बस अंतर क्या है? यहां पे विश और इन दोनों वाक्य में कर्ष का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनसे मनोकामना का बोध हो, विशेष का बोध हो, वो क्या होते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस का चौथा प्रकार था। और जो कुछ शब्द बोले जाते हैं फॉर्मली, शुभ रात्रि के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग सुबह के नमस्कार के लिए, गुड आफ्टरनून, बधाई देते हैं हैप्पी बर्थडे, ये सारे सेंटेंस ऑपरेटिव होते हैं। जैसे किसी को कहा गया कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ऑपरेटिव सेंटेंस है। अब कहोगे कि ऑपरेटिव सेंटेंस है, हाउ? यहां पे मे का प्रयोग नहीं हुआ, तो कुछ डिस्टेंस पर लिखी जाती है। अगर हम इसे एलाबोरेट करेंगे हैप्पी बर्थडे को, तो इसका मतलब है
आई विश यू हैप्पी बर्थडे। आई विश यू हैप्पी बर्थडे। तो जब ये इसका एलैबोरेशन है, कुछ लोग कह सकते हैं इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस है, जबकि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी कि ऐसे वाक्य, ऐसे शब्दों के समूह वाक्य हो ही नहीं सकते जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो। तो इसमें डेफिनेटली फाइनाइट वर्ब नहीं, ये वाक्य कैसे है, ऑपरेटिव सेंटेंस कैसे हो गया। तो जब हम इसे एलाबोरेट करेंगे हैप्पी बर्थडे को, तो इसका एलाबोरेशन होगा आई विश यू हैप्पी बर्थडे, विश एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये था ऑपरेटिव सेंटेंस। एक्चुअली बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा देने के चक्कर में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, कल के लिए। अगला वीडियो कल शूट करूंगा, इसी के आगे कंटिन्यू होगा। आज तो सेंटेंस पूरा हो जाता, अनफॉर्चुनेटली बीच में मैंने बता दिया फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसी वजह से थोड़ा खिंच गया। फिर भी टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्वीट ड्रीम।